एक केस स्टडी है, आइए उसको सॉल्व करते हैं। ये केस स्टडी लिंगानुपात में लगातार गिरावट पर है। स्टडी डिक्लाइन इन सेक्स रेशियो कि बेटियों की संख्या लगातार कम है बेटों की संख्या की तुलना में। पुरुष की संख्या की तुलना में महिलाओं की संख्या कम है समाज में। लिंगानुपात में लगातार गिरावट। तो ये क्वेश्चन क्या है उसको पहले समझते हैं। लिंगानुपात में लगातार गिरावट से पता चलता है कि अर्थव्यवस्था और साक्षरता दर में उल्लेखनीय सुधार का इस सूचकांक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब हमारे देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। हमारे यहाँ साक्षरता यानी कि लिटरेसी रेट लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन लिंगानुपात में लगातार गिरावट भी होती जा रही है। इसका मतलब हुआ कि भले ही नई टेक्नोलॉजी है, लोग काफी शिक्षित हो रहे हैं, उसके बावजूद भी लोगों की सोच नहीं बदल रही है। नई तकनीक की उपलब्धता और शहरी धनी और शिक्षित लोगों के लिए इसकी आसान पहुंच ने इस प्रवृत्ति को बिगाड़ दिया है और भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति को नुकसान पहुंचाया है। इस पे दो क्वेश्चन है इस केस स्टडी पर। स्पष्ट करें कि घटना को केवल एक चिकित्सा या कानूनी मुद्दे के रूप में क्यों नहीं देखा जाना चाहिए और इसमें शामिल नैतिक मुद्दों पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। यानी कि यह सवाल कह रहा है, जो फर्स्ट पार्ट है, जो क है, कि ये जो लिंगानुपात में लगातार गिरावट वाली घटना है, यह चिकित्सा संबंधी मुद्दा नहीं है, कानूनी मुद्दा भी नहीं है, ये नैतिक मुद्दा है। लोग नैतिक रूप से, लोगों में नैतिकता की कमी है जिसकी वजह से लिंगानुपात में गिरावट है। और फिर जिसका दूसरा पार्ट है कि गिरते लिंगानुपात की समस्या से निपटने के लिए कुछ सुझाव दीजिए। ये दो प्रश्न है इस केस स्टडी पर। आइए देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। भारत में अभी भी बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहां पर सेक्स रेशियो यानी कि लिंगानुपात 900 से भी कम है। आप देखिए कौन कौन से ऐसे स्टेट हैं जहां पर 900 से भी कम है। हरियाणा, उत्तराखंड, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र। बहुत बुरी हालत है, शर्मनाक हालत है भारत की इन राज्यों में। और ये जो आंकड़ा है लगभग 2017 तक का है। यहाँ पर जो लिंगानुपात है 900 से भी कम है। मतलब महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में 1000 महिलाओं में की तुलना में पुरुषों की संख्या, महिलाओं की संख्या 900 से भी कम है। हरियाणा की बात करें तो वहां तो ये संख्या 833 है, 850 से भी कम है। उत्तराखंड में भी 850 से भी कम है। गुजरात में 850 से थोड़ा ऊपर है। राजस्थान में 850 के पास है। ये सब क्या है? ये सब समाज के नैतिक पतन को इंगित करते हैं। नैतिकता के आधार पर समाज पतन की दिशा में जा रहा है, इस बात को बताते हैं। एक और इसका थर्ड पार्ट है जो आपका एग्जाम में क्वेश्चन में है कि गर्भपात के अधिकार बनाम कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम में शामिल नैतिक दुविधा पर चर्चा करें और इसका समाधान कैसे किया जा सकता है। तो ये जो प्रश्न है, केस स्टडी है, इसको सॉल्व करने का आपका अप्रोच क्या होगा? पहले आप केस स्टडी का संक्षिप्त परिचय देंगे। उसके बाद केस स्टडी में शामिल नैतिक मूल्यों और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको स्पष्ट करेंगे। स्टेक होल्डर्स का मतलब ऐसे सभी भागीदार लोग जिनकी वजह से ये घटना उनको उनको डायरेक्टली प्रभावित करती है। तीसरा, स्पष्ट करेंगे कि घटना को चिकित्सीय या कानूनी मुद्दे के रूप में क्यों नहीं देखा जाना चाहिए। चौथा, फिर क्या लिखेंगे? चौथा बताएंगे कि कैसे घटते नैतिक लिंगानुपात के लिए नैतिकता जिम्मेदार है। फिर समाज में ये जो समस्या फैली हुई है उससे निपटने के लिए सुझाव देंगे। गर्भपात के अधिकार बनाम कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम में शामिल जो नैतिक दुविधा है उसको उस पर चर्चा करेंगे। नैतिक दुविधा क्या है कि कई बार डॉक्टर कहते हैं कि अगर गर्भ में जो शिशु है वो उसको या तो माँ को बचा सकते हैं या गर्भ में जो पल रहा है शिशु है उसको बचा सकते हैं। तो ऐसे समय जो नैतिक दुविधाएं सामने आती हैं उसको कैसे करेंगे, ये आपका अप्रोच का तरीका होगा। फर्स्ट पार्ट क्या लिखेंगे? जो आंसर है उसका फर्स्ट पार्ट, जनसंख्या के एक बड़े हिस्से में जैविक संभाव्यता के सिद्धांत के मुताबिक
लड़के और लड़कियों का प्रतिशत समान होना चाहिए। जो बायोलॉजिकल प्रोबेबिलिटी है वो क्या कहती है कि समाज में जितने लड़के हैं उतनी लड़कियां होनी चाहिए। 100 लड़के हैं तो 100 लड़कियां होनी चाहिए। होता है इसका उल्टा है, 100 लड़के हैं तो लड़कियों की संख्या 90 है, 850 है, सॉरी 85 है, 83 है। तो लगातार घटते लिंगानुपात की वजह मानवीय हस्तक्षेप है। अभी भी लोगों में बेटे पैदा करने की चाहत देखी जा सकती है। तकनीकी के इस्तेमाल ने इस प्रयास में मदद की है। अल्ट्रासाउंड करके बहुत आसानी से पता लगा सकता है कि बेटा है या बेटी है। कन्या भ्रूण हत्या वास्तव में देवी देवताओं की पूजा करने वाले समाज पर एक काले धब्बे की तरह है। हमारा समाज जो है देवी देवताओं की बात करता है, और देवी देवताओं के तो बेटियां हैं क्या, वो देवियों का ही तो रूप है। आप उनके साथ क्या कर रहे हैं, उनको जन्म देने के पहले ही उनको खत्म कर दे रहे हैं। दिया गया केस स्टडी इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे अमीर शिक्षित शहरी लोग चयनात्मक लिंग गर्भानुपात के लिए तकनीक का दुरुपयोग कर रहे हैं। चाहे अमीर है, चाहे शिक्षित है, शहरी लोग हैं, सभी लोगों में बेटे की चाहत है, और इसी की वजह से टेक्नोलॉजी से पता लगा लेते हैं, और जिससे पहले ही तय कर लेते हैं कि उन्हें बच्चा चाहिए नहीं चाहिए। और ये जो स्थिति है पितृसत्तात्मक मानसिकता को दर्शाता है। मेल डोमिनेंट सोसाइटी वाली जो मेंटेलिटी है उसको दिखाता है। और इसमें स्टेक होल्डर्स कौन है? स्टेक होल्डर हर केस स्टडी में आप लिखेंगे अजन्मी बालिकाएं, जो बच्चियां अभी पैदा नहीं हुई हैं, माता पिता, सरकार, समाज का एक बड़ा तबका जो ये मानसिकता पैदा करता है कि बेटे होंगे तो माँ बाप की सेवा करेंगे और बेटियां होंगी तो शादी करके उनको घर पहुंचाना होगा। तो ये जो मानसिकता है, ये जो पिछड़ी मानसिकता है, ये जो दुर्भाग्यपूर्ण मानसिकता है, ये जिम्मेदार है। और इसमें ये 4 पार्ट आप लिखेंगे। जो आंसर का जो फर्स्ट पैरा होगा उसमें 4 लाइन यही आप लिखेंगे जो मैंने अभी आपको यहाँ स्लाइड में लिख के आपको बताया है। अब आपका क्वेश्चन क क्या है? क्वेश्चन क लिखने के पहले ये चारों चीजें आप लिखेंगे। क्वेश्चन क को हैंडल करने के पहले आप अपनी कॉपी में एग्जाम में इन चारों चीजों को लिखेंगे, जिससे स्पष्ट हो जाएगा कि विद्यार्थी जो है इस कंसेप्ट को समझता है, इस केस स्टडी को समझता है, और उसको पता है कि इससे जुड़ी हुई चुनौतियां क्या हैं और कैसे इस चुनौती से निपटा जा सकता है। अब इसमें 3 क्वेश्चन है। तो पहला जो क्वेश्चन है क है वो क्या है? स्पष्ट करें कि घटना को केवल एक चिकित्सा या कानूनी मुद्दे के रूप में क्यों नहीं देखा जाना चाहिए और इसमें शामिल नैतिक मुद्दों पर अधिक ध्यान देना चाहिए। घटना को केवल चिकित्सा या कानूनी मुद्दे के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि यह न केवल मातृ मृत्यु दर जो कि नीम हकीमों द्वारा की गई ऐसी प्रक्रियाओं के कारण बढ़ जाती है। जो झोला छाप डॉक्टर्स हैं गांव में, पिछड़े इलाकों में, पहले तो इस तारीख जो गतिविधियां उनमें जो शामिल होते हैं वो समाज के पिछड़े ही लोग होते हैं। पढ़ने लिखने से, कुछ धन आ जाने से आप बहुत इंटेलेक्चुअल नहीं माने जा सकते हैं। आपकी हरकतें जो हैं, आपकी सोच जो है, आपकी नैतिकता बताती है कि आप कैसे हैं। तो फिर क्या करेंगे? नीम हकीमों के पास जाएंगे, अरे अबॉर्शन करो, बेटी पैदा हो रही है, तो वो बेटी तो माँ की जान चली जाती है, मतलब महिला की जान चली जाती है। और इसकी वजह से भारत में मातृ मृत्यु दर, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट, इसकी संख्या बड़ी तेजी से बढ़ती है, पहली चीज। दूसरा, भारत में इस तरह की जो गतिविधियां हैं कि कोख में लिंग पता लगाकर फिर इस तरह की हरकतें करना, उसको रोकने के लिए एक अधिनियम बना हुआ है। उस अधिनियम का नाम क्या है? नोट करो अपनी कॉपी में, प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट। प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट। और इस एक्ट के रहते हुए भी, इस अधिनियम के रहते हुए भी समाज का ये ढीठ तबका, समाज का ये असंवेदनशील तबका इस तरह की गतिविधियों को अंजाम देता है। यानी कि ये सरकार के लिए चूक है कि वो इस एक्ट को सही तरीके से लागू नहीं कर पा रही है, और निम्नलिखित कारणों से यह नैतिक चिंता का विषय है। पहला जो है, इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट है वो भी लिखेंगे, संविधान वाला पार्ट है। जीवन के अधिकार और चुनाव के अधिकार में बाधा आ रही है। जीवन का अधिकार का मतलब, जो बेटी अभी पैदा नहीं हुई है उसका जीवन आपने नष्ट कर दिया, उसको आने ही नहीं दिया। और चुनाव का अधिकार, आपने
जो माँ है उससे तो पूछा है नहीं कि उसको बेटी चाहिए कि बेटा। अब मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, और इस घटना में घर की जो महिलाएं वो भी शामिल होती है इसकी, घर में उनको भी बेटा चाहिए। तो यहाँ का जो संवैधानिक पक्ष है उसको लिखेंगे, जीवन के अधिकार और चुनाव के अधिकार में बाधा आ रही है। यानी कि अधिकांश प्रभावित महिलाओं को वास्तव में ऐसे गर्भपात के लिए मजबूर होना पड़ता है जिससे उनके जीवन के अधिकार, राइट टू लाइफ, और चुनाव के अधिकार, राइट टू चूज, इन दोनों में बाधा आती है। इसको थोड़ा और स्पष्ट करेंगे अपनी कॉपी में। क्या है राइट टू लाइफ? जो संविधान का आर्टिकल 21 है वो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ की बात करता है, और आर्टिकल 21 के जरिए दो अधिकार दिए गए हैं, राइट टू लाइफ और राइट टू पर्सनल लिबर्टी, यानी कि जीवन का अधिकार और पर्सनल लिबर्टी का अधिकार। और सुप्रीम कोर्ट ने इन अधिकारों को, अनुच्छेद 21 के इन दो अधिकारों को फंडामेंटल राइट्स का हार्ट माना है, मूल अधिकारों का हृदय माना है सुप्रीम कोर्ट ने। तो सुप्रीम कोर्ट के मानने से तो होता नहीं है। समाज अगर नैतिक नहीं होगा, समाज अगर अनैतिकता की राह पर जाएगा, तो वो तो छोटे तरीके, शॉर्टकट तरीके निकाल लेगा अपने वेस्टर्न इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए। राइट टू चूज क्या है? राइट टू चूज एंड द राइट टू प्राइवेसी इन द कंटेक्स्ट ऑफ द राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी आर प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का जो आर्टिकल 21 है उसके तहत राइट टू चूज यानी कि चुनाव का अधिकार, एंड राइट टू प्राइवेसी इन द कंटेक्स्ट ऑफ राइट टू लाइफ, मतलब जीवन के जीने के अधिकार के भीतर जो राइट टू प्राइवेसी है, और राइट टू लिबर्टी, ये सारी चीजें आर्टिकल 21 के तहत संविधान ने दी हैं, भारत के सभी नागरिकों को दिया हुआ है। विवाहिता को लड़की के जन्म और परिवार के दुखों के लिए दोषी ठहराया जाता है, उसे शापित करार दिया जाता है और उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। यहां तक कि परिवार की समृद्धि भी समाज में लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करने वाली बालिकाओं के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव नहीं ला पाती है। ये तीन बातें आप जरूर लिखेंगे। तो मैं यहां पर क्या आपसे कहना चाह रहा हूं, ये जो पूर्वाग्रह है, लैंगिक पूर्वाग्रह, कि घर में अगर बेटी आएगी तो दिक्कतें पैदा होंगी, आर्थिक चुनौतियां आएंगी, शादी शादी तुरंत शादी करने की मानसिकता पैदा होगी की। और आज के समाज में आप देखिए, कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी मुझे नहीं दिखती, इंडस्ट्री में कोई ऐसी बड़ी कंपनियां नहीं दिखती जहां पर वर्टिकल हेड्स महिलाएं ना हो। बहुत सारी, मतलब बहुत सारी वर्टिकल हेड्स महिलाएं होती हैं। इतनी, आज इस बार देखिए आईएएस ऑफिसर, टॉप जो 4 आईएएस ऑफिसर है वो महिलाएं हैं। तो पता नहीं वो समाज के कौन से लोग हैं जो इस लैंगिक पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं और उनकी मानसिकता में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। और आप देखिए कि उसके बाद भी भारत में सेक्स रेशियो अभी भी उसी स्तर पे बना हुआ है। ये अभी जो आंकड़े मैंने दिए थे 2011 से 2017 के बीच दिए थे, लेकिन उनमें कोई बहुत खास बदलाव आप नहीं देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें अपनी कॉपी में भी लिखेंगे, और ये आपके इंटरव्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इन चीजों को आपको इंटरव्यू में अक्सर पूछा जाता है। समाज में विषम लिंगानुपात असामाजिक व्यवहार और हिंसा को जन्म देता है। समाज में विषम लिंगानुपात असामाजिक व्यवहार और हिंसा को जन्म देता है, लेकिन विवाह योग्यता और पारिवारिक संभावनाओं की कमी तक ही सीमित नहीं है। और असल में ये महिलाओं के प्रति सम्मान के मूल्यों में भी कमी आने का सूचक है। मतलब आप अगर बेटी नहीं चाह रहे हैं, इसका मतलब आपकी सोच लैंगिक पूर्वाग्रह से ग्रसित है, आपकी मानसिकता जो है अनैतिक है, और आप कहीं ना कहीं महिलाओं के प्रति आपका जो सम्मान है वो नहीं है। तभी आप इस तरह की सोच से ग्रसित हैं और मेल डोमिनेंस सोसाइटी का परिचय दे रहे हैं। फिर क्या समस्याएं आ सकती हैं, ये भी लिखेंगे आप पार्ट 1 में। व्यभिचार और यौन कर्मियों की मांग बढ़ सकती है, जो आगे चलकर मानव तस्करी को बढ़ावा दे सकती है। प्रौद्योगिकी जो मानवता की भलाई के लिए है, उसका उपयोग अजन्मे बच्चे के जीवन के अधिकार से वंचित करने के लिए किया जा रहा है। यह समाज में महिलाओं के योगदान की गैर मान्यता का प्रतीक है। आप देखिए, इतने ऊंचे ऊंचे पदों पर महिलाएं हैं, हमारी मिलिट्री में, आर्मी में, एयरफोर्स में महिलाएं हैं,
और बड़े पदों पर हैं। यानी कि समाज का यह तबका अभी भी महिलाओं के इस योगदान को मान्यता नहीं दे पा रहा है। ये आप लिखेंगे। ये पार्ट का हुआ, ये पार्ट का आंसर पूरा होता है। अब पार्ट बी जो है वो क्या बात करता है, गिरते लिंगानुपात की समस्या से निपटने के लिए कुछ सुझाव दीजिए। तो इसको कैसे लिखेंगे, कन्या भ्रूण हत्या और दहेज पर प्रतिबंध लगाने वाले कानूनों को सख्ती से लागू किया जाए। इन मामलों को निपटाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की मदद ली जाए। फास्ट ट्रैक कोर्ट, आप देखते हैं कि जिनके पास धन बल है इस मामले को खींचे चले जाते हैं, खींचता चला जाता है, 25 साल 20 साल खींचा चला जाता है, तो लोग पीछे हट जाते हैं। जो इन मुद्दों को संवेदनशील मान के आगे भी बढ़ते हैं वो घबरा जाते हैं। तो ये जो धीमी न्यायिक प्रक्रिया है उसके लिए क्या किया जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट की मदद ली जाए, जन जागरूकता अभियान किए जाएं और बच्चियों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा द्वारा जनता को संवेदनशील बनाया जाए। जो होने वाली माताएं हैं उनकी सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर बनाया जाए। कुछ और सुझाव क्या आप लिखेंगे, कुछ खास व्यवसायों में महिलाओं के लिए आरक्षण एक अस्थायी साधन के रूप में लाया जाए ताकि समाज में लोगों के दृष्टिकोण में बदलाव हो। दूसरा, लैंगिक समानता की भावना विकसित करने के लिए स्कूलों और कॉलेजों में नैतिक शिक्षा का प्रावधान हो। कन्या भ्रूण हत्या सिर्फ एक सामाजिक मुद्दा न होकर एक राजनीतिक, आर्थिक और सुधारवादी मुद्दा होना चाहिए। बेटी सरकार ने अभी हाल में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाएं शुरू की हैं, तो बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी योजना है। और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी एक कैंपेन शुरू किया था, सेल्फी विद डॉटर, कि बेटियों के साथ सेल्फी लिया जाए, और इससे भी बड़ा बड़ा बहुत अच्छा एक कैंपेन था और मैंने भी इस कैंपेन में भाग लिया था। तो ये कुछ अच्छी चीजें हैं, बड़े अच्छे पहल हैं। तो पार्ट बी में आप ये चीजें लिखेंगे। क्वेश्चन ग जो थर्ड पार्ट है उसको आप कैसे लिखेंगे, थर्ड पार्ट क्या है, गर्भपात के अधिकार बनाम कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम में शामिल नैतिक दुविधाओं पर चर्चा करें। एथिकल डायलेमास, एथिकल डायलेमा बहुत क्वेश्चन आते हैं आपकी परीक्षा में, तो यहाँ जो एथिकल डायलेमा है उसको कैसे हैंडल करेंगे, इसका समाधान कैसे करेंगे। देखिए इसको कैसे करेंगे, भारत में कानूनी तौर पर 12 सप्ताह से अधिक उम्र के भ्रूण के गर्भपात की अनुमति नहीं है, तो इसे 20 सप्ताह का बढ़ाया जा सकता है यदि दो चिकित्सक प्रमाणित करते हैं कि या तो मां का जीवन खतरे में है या जो भ्रूण है वो डिसेबल्ड है, वो गंभीर रूप से विकलांग है। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, एक नैतिक दुविधा हो गई कि बताओ, अब तो डॉक्टर जब कह देगा कि एबॉर्शन करना है तो इस समय आप क्या कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का एक हाल का फैसला है जो बताता है कि अगर मां की जान को खतरा है तो गर्भपात की कोई समय सीमा नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर ये लिंग निर्धारण और खास लिंग के गर्भपात के दायरे को बढ़ा देगा। भ्रूण में अक्षमता का जो पता लगाने की आड़ में जो असंवेदनशील हैं लोग हैं वो क्या करेंगे, जो लैंगिक पूर्वाग्रह से ग्रसित लोग हैं वो बच्चे की लिंग की जांच कराना शुरू कर देंगे। यही तो है, यही तो होता है हमारे देश में। जो कानून का जो लचीला रवैया होता है, कानून लचीलापन इसलिए किया जाता है कि उससे जनता को दिक्कतें ना हो, तो उससे जो ये जो लोग हैं पूर्वाग्रह से ग्रसित लोग, अराजक तत्व, असामाजिक तत्व, ये असामाजिक तत्व है जो क्या करते हैं, कानून का उल्लंघन है, ये अनैतिक है और सबसे बड़ी चीज समाज को विकास से पीछे ले जाने वाली चीजें हैं। तो आप यहाँ पे ये लाइन लिखेंगे, सुरक्षित और कानूनी गर्भपात का अधिकार आत्मनिर्णय का एक अनिवार्य अधिकार है। यह अधिकार प्रदान नहीं करना महिलाओं को जन्म देने वाली मशीन यानी कि बर्थ मशीन में बदलना है। लेकिन यह कैसे निर्धारित किया जा सकता है कि महिला की पसंद जबरदस्ती नहीं है, ये आप कैसे पता लगाएंगे कि वो बेचारी माँ है, ये किसी दबाव में नहीं कर रही है, इसको आप कैसे पता लगाएंगे। गर्भपात का अधिकार चुनने का अधिकार है, राइट टू चूज, जो मैंने अभी आपको बताया, जबकि कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम जीवन का अधिकार है। और अभी मैंने आपको राइट टू प्राइवेसी ही बताया। तो गर्भपात का अधिकार निजता के अधिकार में भी दायरे में आता है। ये पर्सनल चीजें हैं कि जो माँ है वो क्या चाहती हैं इस बारे में।
लेकिन भारतीय समाज की पितृसत्तात्मक व्यवस्था को देखते हुए गर्भावस्था के बारे में निर्णय कभी कभी महिलाओं के नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं। महिलाएं चाह के भी अपने विचार नहीं रख पाती, क्योंकि मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, वहां पर अपनी बातों को नहीं रख पाती महिलाएं। चूंकि असुरक्षित गर्भपात के कारण बड़ी संख्या में महिलाओं की मृत्यु होती है, इसलिए कानूनी होना चाहिए। लिंग चयन प्रतिषेध जो अधिनियम है, प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट, उसको सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। गर्भधारण का अनिवार्य पंजीकरण किया जाना चाहिए और सभी गर्भपात की निगरानी की जानी चाहिए। गर्भपात के लिए उचित मानदंड निर्धारित किए जाने चाहिए कि किस हालात में गर्भपात कर सकते हैं, और गर्भ निरोधक पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए ताकि जो मां है उसके स्वास्थ्य से कॉम्प्रोमाइज ना हो। फिर आप सुझाव में क्या लिखेंगे? सरकारी चिकित्सा केंद्रों में मेडिकल बोर्ड द्वारा निगरानी में जटिल गर्भपात को संभाला जाना चाहिए। जहां तक कन्या भ्रूण हत्या और गर्भपात के अधिकार के बीच चुनाव का संबंध है, कोई नैतिक दुविधा नहीं है। कन्या भ्रूण हत्या आपराधिक और अनैतिक है, जबकि गर्भपात अभी भी बहस का विषय है। ये जो लाइन है वो जरूर लिखेंगे आप। ये जो आखिरी लाइन है क्या है? कन्या भ्रूण हत्या आपराधिक है और अनैतिक है, जबकि गर्भपात अभी भी बहस का विषय है। एकमात्र दुविधा उत्पन्न होती है कि क्या कोई भ्रूण हत्या को चुनने के अधिकार या को हत्या का कार्य मानता है। तो आगे चलकर इस बहस को सामाजिक चर्चा का विषय बनाना होगा। लेकिन चुनने का अधिकार जो है, राइट टू चूज है, वो चयनात्मक यौन गर्भपात का साधन नहीं बन सकता। मतलब कई बार राइट टू चूज की अगर हम बात करें, लेकिन उसके बाद आप देखें कि अल्ट्रासाउंड करके पता लगा ले कि बेटा है बेटी है, बेटी है तो फिर गर्भपात करवा दें। तो ऐसा नहीं हो सकता, ये चयनात्मक यौन गर्भपात का साधन बन जाएगा। तो ये जो है, ये सारी चीजें आप लिखेंगे इस केस स्टडी को हैंडल करते समय।